अच्छा जी, तो इसके अंदर कहानी ये है हमारे पास कि बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स होती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर हमारे पास होती है प्योर एल्यूमिनियम की। अच्छा, अब आप ये जहन में रखें कि हम एल्यूमिनियम को प्योर करना चाह रहे हैं और हम प्योर एल्यूमिनियम लेके भी आ रहे हैं। एक ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है, तो इस मिसकंसेप्शन को खत्म करने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भाई देखो, एल्यूमिनियम बनाने का दुनिया में कोई एक ही तरीका तो नहीं है ना, जो अभी हमने पढ़ा हो, जिस पे हमने पढ़ा है बेयर्स, सरफेक्स और हॉल्स वेफर, बहुत सारे तरीके हैं। तो दुनिया का कोई तो ऐसा तरीका होता होगा जिसमें हमें जो है वो 99.99% प्योर एल्यूमिनियम मिलता हो। तो दुनिया के उस तरीके से जिससे हमें 99.99% प्योर एल्यूमिनियम मिलता है, उस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम हासिल करी है, ठीक है। ये ये चीज है मेरा सबसे पहले चीज। तो यही लेयर हमारे पास यहाँ पे एस कैथोड एक्ट भी कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये एस कैथोड कैसे एक्ट कर रही है और कार्बन रॉड यहाँ पे कैसे कैथोड एक्ट कर रहा है, ये मैं आपको अभी तफसील से समझाता हूँ। ये एक बात हो गई। सेकेंड लेयर अगर हम नोट करें तो सेकेंड लेयर हमारे पास किस चीज़ की बनी हुई है। सेकेंड लेयर हमारे पास है बेसिकली इम्प्योर एल्यूमिनियम, आप कह लें। इम्प्योर एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक तो वही क्रायोलाइट पुराने वाला, यानी कि सोडियम। और बेरियम फ्लोराइड, ये सेकेंड लेयर है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड लेयर में हमारे पास क्या मौजूद है। थर्ड लेयर में हमारे पास एलॉय है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, जिसे मैं ब्रोंज एलॉय कह रहा था, ठीक है। ये एलॉय, पूरा कंटेनर जो हमारे पास है वो बना हुआ है बेटा आयरन से, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि ये जो हमारे पास कार्बन रॉड्स हैं कैथोड की, नेगेटिव चार्ज है। देखो, ये एक मेटल है जो एक और मेटल से कनेक्टेड है, टॉप मोस्ट लेयर ये है, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो प्योर एल्यूमिनियम के अंदर कार्बन रॉड कनेक्टेड है उससे, तो कार्बन खुद नेगेटिव है तो एल्यूमिनियम भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसके साथ कोई दूसरा पार्टनर मौजूद नहीं है। यानी कि एल्यूमिनियम के साथ ना ऑक्सीजन मौजूद है ना कार्बन मौजूद है, कुछ भी नहीं। तो भाई एल्यूमिनियम एक ऐसे मेटल से कनेक्टेड है जो खुद नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, अब ये होता है कि हमारे पास जो सेकेंड लेयर के अंदर समझ लें हमारे पास जो क्रायोलाइट होता है Na3Al6, ये डिसोसिएट होता है या ये डीकम्पोज कह लो होता है, तो ये बनाता है हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। यानी कि Na3Al6 हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट होता है, डीकम्पोज होता है और बनाता है सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, ये डिसोसिएट होगा और ये कन्वर्ट होगा कैटाइंस और एनाइंस में। ये चल रहा है मिडिल लेयर का हिसाब किताब, ठीक है। अब नोट करो कि ये जो प्लस चार्ज है ये मौजूद है इसके ऊपर, तो मिडिल लेयर से ये कहाँ जा रहा है, टॉप मोस्ट लेयर पे। टॉप मोस्ट लेयर पे ये क्यों जा रहा है, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर का क्या चार्ज था, नेगेटिव, जबकि इसका क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम है वो जा रहा है टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर, ठीक है। ये बताइए, बात समझ में आई। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बॉटम लेयर है दैट इज एल्यूमिनियम कॉपर सिलिकेट, ठीक है। वहां पे हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और वो नीचे कनेक्टेड है एक पॉजिटिव मेटल से, यानी कि वो कनेक्टेड है एनोड से, ठीक है जी। तो इसमें क्या सीन होगा, इसमें ये सीन होगा कि जो एल्यूमिनियम इस एलॉय में मौजूद है वो रिपेल होगा और वो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को हमारे यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि हमारे पास जो एलॉय है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिका, सिलिकन,
ये वाला जो लास्ट लेयर से कनेक्टेड है, जो लास्ट लेयर हमारे पास एनोड है, ये रिपेल करेगी इसमें से एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम रिपेल होके कहाँ जाएगा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में से फिर वो क्या बना लेगा, वहां पे क्या मौजूद था, वहां पे फ्लोराइड मौजूद था, एफ नेगेटिव। फिर वो ये बनाएगा पहले, और जैसे ही वो ये बनाएगा फिर वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर से एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब जब सेकंड स्टेप वापस रिपीट होगा तो फिर एल्यूमिनियम ऊपर चला जाएगा। तो असल में साइकिल ये चलेगा कि एल्यूमिनियम थर्ड से कहाँ जाएगा, सेकंड में, और सेकंड से कहाँ जाएगा, फर्स्ट। जितना एल्यूमिनियम सेकंड से फर्स्ट में जाएगा, उतना ही एल्यूमिनियम थर्ड से वापस सेकंड में आ जाएगा। तो बार 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 ये एल्यूमिनियम जो है वो रिपीट होता रहेगा और ऊपर सब्सटेंस बनता जाएगा। तो सेल इम्प्योरिटीज को कैसे खत्म कर लेता है, सेल इम्प्योरिटीज को ऐसे खत्म कर लेता है कि ये है बेसिकली इम्प्योर एल्यूमिनियम, या ये है बेसिकली इम्प्योर एल्यूमिनियम। तो नोट करो, जो भी एल्यूमिनियम है सिर्फ वो ही इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्योर एल्यूमिनियम के साथ ही बॉन्ड बन रहा होगा। अगर एल्यूमिनियम के अलावा सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोरेट यानी कि क्रायोलाइट के अंदर कोई मट्टी, कोई जंग, कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद है, तो वो फ्लोरीन उसके साथ जाके अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन का चार्ज नेगेटिव है, तो उसको कोई पॉजिटिव ही चाहिए। तो वो एल्यूमिनियम को ही लेके बनेगा, बाकी और किसी चीज को जो है वो अपने साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। नंबर वन। नंबर टू, सारा का सारा जब हमारे पास इम्प्योर एल्यूमिनियम खत्म हो जाता है, तो हमारा जो पूरा लेयर वन है वो सबसे ज्यादा हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। जो लेयर थ्री है उसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो फिर हम और ज्यादा उसके अंदर इम्प्योर एल्यूमिनियम डालते रहते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। एक सवाल ये उठता है कि सर ये सारे के सारे आपस में जो है वो मिक्सअप क्यों नहीं हो रहे। तो बेटा ये आपस में इसलिए मिक्स नहीं होते क्योंकि हर लेयर की अपनी डेंसिटी होती है। जो ज्यादा डेंस होता है वो नीचे होता है, जो कम डेंस होता है वो टॉप पे होता है। तो आपकी नॉलेज में है कि प्योर मेटल्स लीस्ट डेंस होता है। प्योर मेटल जो टॉप मोस्ट लेयर पे एल्यूमिनियम मौजूद है वो लीस्ट डेंस है। बाकी जो सेकेंड लेयर है या जो थर्ड लेयर है वहां पे हमारे पास डेंसिटी ज्यादा है, तभी वो नीचे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं हम, आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर, तो जाहिर है अब इसको समझाना बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, ये है, क्या है, ये मेटल है ना, तो मेटल की तो प्रॉपर्टीज हमें पता होती है। ठीक है, तो हम इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज मेटल की बना सकते हैं वो तो आपके जहन में होगा कि ये लस्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, एक एक्सेप्शन केस ये है कि ये स्टेबल ऑक्साइड लेयर बन जाती है, यानी कि इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बनती है। ऑक्साइड लेयर बनने से क्या होता है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर जो लेयर बन जाती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि फिर ये नेचुरली कोरोजन को रेजिस्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। डेंसिटी इसकी इंपॉर्टेंट है, 2.7 ग्राम्स पर मिलीलीटर इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है जी, इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में कामयाब जो हो जाता है, बनाया जा सकता है। वो अगेन वही बात है कि ये मेटल है तो ये मेलिएबल और डक्टाइल होगा। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब वही बात है कि मैं इसके अंदर क्या कहते हैं वो ले आऊँ कि ये सोनोरस है और अलग से लिखूँ, तो दे आर ऑल दी सेम, वो सारे मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, वुडस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा जो इसका इस्तेमाल होता है बेटा, वो इस्तेमाल होता है इसका एयरक्राफ्ट बनाने के अंदर। मैग्नीशियम के साथ मिलाया जाता है इसे, और जहाज़ों के फ्रेम पे बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है और इसका वेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह से फिर इससे हम बनाते हैं एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स। ठीक है, इसी तरह से हम इसके साथ बनाते हैं फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स, जो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज कर रहे होते हैं। वो जिंक सल्फाइड जो कोटेड होता है बेसिकली, वो एल्यूमिनियम शीट के ऊपर कोटेड होता है। ठीक है, फिर इसके दो एलॉयज हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए। एक है एल्यूमिनियम ब्रोंज। एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर मौजूद होता है। तकरीबन 90% इसमें कॉपर होता है और 10% इसमें एल्यूमिनियम होता है। ठीक है जी, और इसके अलावा एक होता था ड्यूरेलुमिन। ठीक है जी, ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड निकल। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम
एंड निकल। ठीक है, ये मौजूद होता है। परसेंटेज कंपोजिशंस ये आप याद ना करें, देख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला है नहीं इसके अंदर। फिर आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आई गेस केमिकल इक्वेशंस आपको याद होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज तो वही है हमारे पास के ऑक्साइड लेयर बना लेता है। ऑक्साइड लेयर बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑक्साइड लेयर होती है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बना रहा है। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, एक्शन ऑफ मेटल्स है। ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, ये भी बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है। व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो हैलाइड फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा ये। ठीक है, तो ये इक्वेशंस तो आप याद ना करें, बट आप ये जहन में रखें, आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, फिर अगर हम आगे आ जाएं तो हमारे पास फिर जो टॉपिक है वो होगा डबल सॉल्ट्स का। ठीक है, जिसमें एक चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, पोटाश आलम। पोटाश आलम बेसिकली क्या होता है? पोटाश आलम का जो कॉमन नेम है दैट इज फिटकरी। पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी किसी जमाने में, कोएगुलेटिंग एजेंट होता था। ठीक है जी। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये यूज हो रहा होता है। ठीक है, बनाते कैसे थे इसको, प्रिपरेशन इसकी कैसे है? इसकी प्रिपरेशन है कि हम पोटेशियम सल्फेट लें और एल्यूमिनियम सल्फेट लें, और सेम स्ट्रेंथ में सेम क्वांटिटी मिले, इसको हम कहते हैं इक्वी मोलर क्वांटिटीज में इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, और उसके बाद इसको हम फिल्टर आउट कर दें। तो थ्रू क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास ये बन जाएगा क्या? थ्रू फिल्ट्रेशन ये हमारे पास बन जाएगा क्रिस्टलाइज्ड पोटाश। अच्छा जी। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज तो एज ए सोर्स ऑफ वाटर प्योरीफायर यूज होता था, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये बेटा एंटीसेप्टिक भी होता है, जख्म के ऊपर भी लगाया जाता है। इसके अलावा पेपर साइजिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, पेपर थिकनेस को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेदर टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी। फिर आ जाते हैं हमारे पास, मुझे ये बताइए कि मुझे आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाने की मुझे कितनी ज़रूरत है आप लोगों को? तो ये आंसर कर दें मुझे। पहले तो ये बताएं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। वन और मोर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली, मैं कहता हूँ अक्सर बहन भाई, एलिमेंट्स के बहन भाई। केमिकली सेम, फिजिकली डिफरेंट। आप आपके भाई के साथ, आप अपनी बहन से, हम अपनी बहन या हम अपने भाई से केमिकली सेम होते हैं, बिकॉज वी हैव द सेम फैमिली ट्री। है ना? आप लोग तो ज्यादा बायो पढ़ते हैं, तो आप लोगों को डीएनए वीएनए का भी पता होगा कि क्या होता है, फादर और मदर और एंड ऑल। बट फिजिकली जो है ना, वो फजूल के फड्डे और झगड़े करने होते हैं, हम लोगों को मजा आ रहा होता है, बस इनर सेटिस्फैक्शन, ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है कि अपने भाई से और अपनी बहन से झगड़ा करना है और तो वो करना है। तो बहन भाई एलोट्रॉप्स, केमिकली सिमिलर, फिजिकली डिफरेंट। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? तो कार्बन की पूरी दुकान निकल आएगी अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होंगे, फिर एमॉर्फस होंगे। तो क्रिस्टलाइन के अंदर कौन कौन होगा? क्रिस्टलाइन के अंदर हमने पढ़े होते हैं, वैसे तो कितने पढ़े होते हैं हमने? तीन पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ हम दो पढ़ रहे होंगे। एक हम पढ़ रहे होंगे क्या? ग्रेफाइट,
और दूसरा हम पढ़ रहे होंगे डायमंड। एक होता था बकी बॉल, आपको याद आता, आपने बचपन में पढ़ा था। इसका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज बक मिनिस्टर फुलरीन। जिस बंदे ने ये डिस्कवर किया था या आइसोलेट किया था, ये कहना चाहिए P60 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जी, डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज आपको याद आती हैं, आपने पढ़ी हुई है। तो कार्बन एक डायमंड एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, जिसमें ईच कार्बन 4 कार्बन आइटम से बॉन्डेड होता है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा हाई डेंसिटी होती है अराउंड 3.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका तकरीबन 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, 2.45 डिग्री एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ होती है 2.45, इसका तकरीबन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड्स के अंदर हमें कलर भी मिल जाते हैं। कलर हमें क्यों मिल रहे होते हैं, कलर हमें इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही होती है जब ये बन रहा होता है उसके अंदर। क्या कह रहे होते हैं उसको, वेजिटेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर बन रहा होता है। हमें ये बात पता है कि कोयला जो है वो हजारों साल तक पड़ा रहता है, फिर जाके वो कन्वर्ट होता है डायमंड्स के अंदर। तो उससे पहले हमारे पास होता है पीट, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है बाइट्यूमिनस, फिर होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हार्ड कोल्ड हो जाता है, फिर एंथ्रासाइट को भी कई सौ हजार साल गुजर जाते हैं, तब जाके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 350 किलो जूल्स होती है पर मोल। तो इसीलिए ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है जी। और इसीलिए ये यूज़ होता है एज एन एब्रेसिव, बोरिंग और कटिंग रॉक्स में यूज़ हो रहा होता है ये, ठीक है। ज़ाहिर है अब इतना महंगा हो गया है कि हम लोग जो है वो ज्वेलरी में तो इस्तेमाल करने से रहे, तो बोरिंग बोरिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी जो बचपन में आपने पढ़ी थी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp4 हाइब्रिडाइज होते हैं इसके सारे ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। sp4 हाइब्रिडाइजेशन होती है कोई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp4 हाइब्रिडाइज नहीं होते। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, ये बात बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी कि मैंने क्या कह दिया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो है क्या, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। इसी पैटर्न पे मैंने प्रॉपर्टीज बेटा याद की हुई हैं। वहाँ पे एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का। हीट का भी होता है, नहीं हीट का कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो है 2.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेल्टिंग पॉइंट उसका भी तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। और जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो वीक होती है, और वो लेंथ होती है अराउंड 1.42 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको सिर्फ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कंडक्टेंस के टर्म्स में, ठीक है। लेयर फॉर्मेशन के बीच में काफी गैप होती है, एक हेक्सागोनल लेयर और दूसरी हेक्सागोनल लेयर के बीच में जो गैप होता है वो 3.3 समथिंग होता है, 3.35 या 3.32 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो माने जाने हुए एलोट्रॉप्स। तीसरा जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या था, वो था बकी बॉल। तो बकी बॉल भाई जो है वो हमारे पास एक स्पेरिकल शेप के होते हैं,
जिसमें हमारे पास 360 एटम्स होते हैं एक के अंदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 60 कार्बन एटम्स ने एक सर्कल पूरा स्पेयर बनाया होता है, जैसे बॉल होती है। ठीक है, उसका नाम बकमिंस्टर क्लोरीन इसीलिए रखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं, बंदे बंदे का नाम था, आर्किटेक्ट था, उसने जो है वो इसकी तरह की बिल्डिंग डिजाइन की थी, तो उसी का नाम रख दिया उसका बकमिंस्टर क्लोरीन। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका भी अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस तक का इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी, ये हो गई बात। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरी चीजें हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला फिर बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे करेंगे कल। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।